डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। हमने आपके सिलेबस का एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है। आज से हम आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन बहुत छोटा सा यूनिट है, लेकिन काफ़ी कुछ उसकी जो थियोरीज है इंफ्रारेड के अंदर मतलब उसके साथ लिंक्ड है। तो सबसे पहले आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके यूनिट 2A, आपके सिलेबस का सेकेंड यूनिट, चैप्टर नंबर ए, दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब इंट्रोडक्शन हम सेक्शन ले रहे थे तो उसमें समझाया था कि जो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल एंड उसके बाद इंफ्रारेड और उसके बाद माइक्रोवेव। तो आपका जो इंफ्रारेड रीजियन है वो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के दोनों के बीच का एक रीजियन है। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई करते हैं और एज वेल एज हायर एनर्जेटिक रेडिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ अवेलेबल है। तो जैसे ये रेडिएशन अगर आपके मॉलिक्यूल केमिकल सब्सटेंस के ऊपर जैसे ही उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हो तो होता क्या है, वहां पे सिलेक्टिव जो रहता है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। ये चीज जो आपको बाद में समझ में आएगी क्यों इसको बोला जाता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो रेडिएशन है मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगा, उसके बाद वहां पे वो एब्जॉर्ब होगा। जैसे अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी था, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्रेशन आकाश, मतलब जैसे उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन किस तरीके से होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा अच्छे से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था। यहाँ पे क्या होगा, दो एटम के बीच में सपोज ये आपके बॉन्ड है ये, तो जब एनर्जी रेडिएशन आप अप्लाई करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो बॉन्ड के ऊपर जो बॉन्ड जो रहेगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो वाइब्रेट होता रहेगा। तो बॉन्ड होगा, वो वाइब्रेशन होगा, और इस वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट भी चेंज हो सकती है स्पेस के अंदर। तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने की वजह से आपको एक क्लोज पैक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। तो ये हमने ये इस तरीके का हमें बैंड मिलेगा, कंटिन्यूअस बैंड, जिसको बोला जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जरूरी नहीं है कि आपका मॉलिक्यूल हर एक आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। क्यों? क्योंकि आपके मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होंगे, आपके मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम्स हुए तो एटम के बीच में भी अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड होंगे प्रेजेंट। तो जो आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूनिट है और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर उसका वाइड जो यूज है वो है मॉलिक्यूल और केमिकल सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। आपके फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई होंगे। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे सी बॉन्ड ओ है तो सी सिंगल बॉन्ड ओ हुआ, फिर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड ओ एन। तो ये देखो हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम है, उनके बीच में अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड रहते हैं। और हम लेटर ऑन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के अंदर, आपको भी पता चलेगा स्ट्रेचिंग भी होता है, बेंडिंग भी होता है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड के ऊपर से हमें स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी हम प्रिंसिपल में भी समझेंगे आपको कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो समझते हैं ये चीज कि रेंज, जैसे हम अल्ट्रावायलेट रीजन पढ़े थे तो उसके अंदर जो यूवी की रेंज थी वो थी 200 से लेकर 400 नैनोमीटर रफली। इन द सेम वे आईआर जो है उसकी भी हम रेंज डिफाइन करेंगे, देखने को जाएंगे तो वैसे उसकी 3 अलग अलग टाइप्स के रीजियंस है। बट हम जो 4 रीजन अब तक समझते हैं वो है रीजन नंबर 1 फोटोग्राफिक रीजन, मतलब जो हमारा फोटोग्राफ डेवलप होता है वो आपने शायद देखा होगा मूवी के अंदर जैसे रेड कलर की लाइट रहती है, वो हमारे दिखाने के लिए होती है। अदरवाइज फोटोग्राफिक रीजन जो रहता है वो विजिबल से लेके 1.2 माइक्रोन। अब यहाँ पे हमने जो यूनिट है वो माइक्रोन यूनिट हो गया है। यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर
आप जो बैंड को मेजर करोगे वो होगा वेव नंबर्स। वेव नंबर्स मतलब न्यू बार, और जो हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी वो था वेवलेंथ। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है 1/लैम्ब्डा। तो आईआर रेडिएशन जो रहता है वो आपका सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर्स के अंदर हम काउंट करेंगे। यहाँ पे हमने माइक्रोन यूनिट यूज किया है। तो फर्स्ट रीजन है फोटोग्राफिक रीजन, विजिबल टू 1.2 माइक्रोन है। सेकंड रीजन आ रहा है नियर आईआर रीजन, दूसरा नाम क्या लिखा है मैंने, ओवरटोन रीजन, और उसकी जो रेंज है वो है 1.2 माइक्रोन से लेके 2.5 माइक्रोन। थर्ड जो रीजन है वो है मिडल आईआर रीजन, जिसका दूसरा नाम है वाइब्रेशनल रोटेशनल रीजन, और वो है 2.5 माइक्रोन से लेके 25 माइक्रोन तक। थर्ड जो नेक्स्ट फोर्थ वाला रीजन है वो है फार आईआर रीजन, दूसरा नाम है सिर्फ रोटेशनल रीजन, जहां पे आपके मॉलिक्यूल जो एटम होंगे वो थ्रू द बॉन्ड रोटेट होने लगेंगे। तो वो हुआ 25 माइक्रोन से लेके 300 और 400 माइक्रोन रीजन तक। तो ये हर एक रीजन है, आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो इनमें से किसी ना किसी रीजन के अंदर से आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसीलिए आईआर इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो काफी पावरफुल टेक्निक है, लाइट और पावरफुल टेक्निक है मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन करने में। और ऐसे इस अलग अलग रीजन की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसलिए आईआर को बोला जाता है फिंगरप्रिंट टेक्निक। जैसे हमारे सभी लोगों की फिंगरप्रिंट, हर एक उंगलियों की भी फिंगरप्रिंट अलग अलग रहती है, तो समझ लो ये सब अपने मॉलिक्यूल्स है, बॉन्ड्स है, एटम्स है। तो इन द सेम वे आप सी बॉन्ड ओ ले लो, सी बॉन्ड ओ जो हमने अभी मेंशन किया था। अब ये सी बॉन्ड ओ आपके कहीं भी प्रेजेंट हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसकी जो वेव नंबर रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी फिंगरप्रिंट फिक्स हो गई, इन द सेम वे हर एक फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो ये था अब तक का आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बोला था एक रोटेशनल वाइब्रेशनल, वो टर्म अभी समझाऊंगा कि किस तरीके से रोटेशन होता है, वाइब्रेशंस भी होता है। तो अब हम समझते हैं प्रिंसिपल। ये था इंट्रोडक्शन पूरा। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल के अंदर वही चीज है कि आपके मॉलिक्यूल जो रहता है, योर मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल रहता है जब इसके ऊपर आईआर रेडिएशन स्ट्राइक होता है, आईआर रेडिएशन फिक्स वेवलेंथ वाला रेडिएशन जब इसके ऊपर स्ट्राइक होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ए बी मॉलिक्यूल है, ये जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा वो एक्साइट होगा। एक्साइट कहां से होगा? लोअर लेवल से। सो लोअर लेवल से वो एक्साइट होगा हायर लेवल पर, हायर लेवल पे वो एक्साइट होगा। अगर मैं सिंपल सी अगर आपको चीज दिखाऊं, रबर बैंड होती है, इलास्टिक होता है, उसको आप ऐसे ही पकड़ लो और फिर बीच में से उसको स्ट्रेस दो तो आपको वेव्स दिखेंगे। एक्साइटेशन उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाइब्रेशंस। तो इन द सेम ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो बॉन्ड है आपका, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो होगा वो वेव फॉर्म में इस तरीके से वाइब्रेट होता रहेगा। कब हुआ वाइब्रेट? जब आपने एक आईआर रेडिएशन अप्लाई किया। तो जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड प्रेजेंट है और वो बॉन्ड उसके पास डाइपोल मोमेंट होना जरूरी, तो यहाँ पे एक मस्ट कंडीशन आई है, वो है डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तो है प्रेजेंट, अब वो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो डाइपोल मोमेंट, मतलब वो आपके दोनों के दोनों एटम हेटेरोएटम होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, डाइपोल जो रहती है, डाइपोल मोमेंट वो वाइब्रेट होगी और उस वजह से आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेंगे, उस वजह से आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेंगे उसको हम बोलेंगे आईआर एक्टिव ट्रांजिशंस। आईआर एक्टिव ट्रांजिशन। तो आईआर एक्टिव ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए? आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि ये मेरा है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप, आपने समझा, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे पता है आपको ऑक्सीजन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम।
जैसे ही वो आई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वाइब्रेट होगा। सो इट इज जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेंगे उसको हम बोलेंगे आईआर एक्टिव स्पेक्ट्रम। जरूरी नहीं होता है कि आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हुए सभी बॉन्ड उस लाइट को एब्जॉर्ब करें, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड, आल्कीन या आल्कीन, समझ लो आल्केन ड्रॉ किया है। अब ये दोनों सेम एटम हो गए। यहाँ पे क्या आपके पास आपको डायपोल मोमेंट आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं, यहाँ पे डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको आईआर स्पेक्ट्रम नहीं मिलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल, और उस वजह से अगर हमें जो कोई स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसको बोले आईआर इनएक्टिव ट्रांजिशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे बॉन्ड्स, सॉरी मॉलिक्यूल ऐसी बॉन्ड, ये जो बॉन्ड रहते हैं ये आपकी आईआर के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते, लाइट का रेडिएशन का एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें इनएक्टिव वाइब्रेशंस मिलेंगे जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर कोई पार्ट नहीं लेंगे। तो ये है अपना बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस के लिए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मतलब समझ लो वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट है ही प्रेजेंट। तो ये जो H2 होगा, अगर हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आपको मिलेगा आईआर एक्टिव वाइब्रेशन। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। अब जैसे वाइब्रेशंस की बात कर ली तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स के वाइब्रेशंस, रोटेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंडामेंटल टाइप्स, फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशंस इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या रहेगा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे CO2 है, CH4 है, NO है, वो सब मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा, तो ये जो आपका रहेगा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि आपके जो मॉलिक्यूल रहता है वो स्पेस के अंदर कितने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर रखा हुआ है, कहाँ पे वो कवर कर रहा है अपनी जगह को। सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका जो इक्वेशन होगा वो है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स टू locate all the atoms of a molecule in a space। मतलब मैंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा आपके, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z ये सब रहते हैं हमारे। उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर एटम, मॉलिक्यूल का एटम है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट है, उसका अगर हम सम करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। और उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्रीडम रहते, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं वो आता है आपका ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रम। ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रम होता है, सेकंड आता है रोटेशनल होता है, एंड थर्ड होता है वाइब्रेशनल। सो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस तो रहते हैं क्योंकि बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए, बट ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम होना जरूरी नहीं है। मतलब होंगे तो सही, अब कितने होंगे, तो अपने कोऑर्डिनेट्स 3 है तो मैक्सिमम 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। रोटेशन होना एंड ट्रांसलेट होना। रोटेशन का मतलब ये रहता है कि जैसे ये मेरी मार्कर है, समझ लो ये रेड कलर वाली मार्कर है, तो ये जो मार्कर है ये आपको कैप का ऊपर का टिप वाला पोर्शन है। अब मॉलिक्यूल के ये मेरा बॉन्ड है, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये कैप रोटेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल। ठीक है। और ट्रांसलेट होना मतलब कि ये बॉन्ड के थ्रू मॉलिक्यूल का कहीं मूवमेंट होना, आगे पीछे ट्रांसलेशन होना। एटम ये दोनों हो गए, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से बॉन्ड से मैंने इसको फिक्स पकड़ लिया है, अब दोनों साइड से इसकी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो होता है अब फिर हमने बोला वाइब्रेशन, तो अभी आपको समझा है कि ये आपके दो एटम है और वाइब्रेशन मतलब अब बीच में यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट करो, तो वेव फॉर्म अभी एक्सप्लेन किया मैंने। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल जो होगा 3 कोऑर्डिनेट्स में होगा x y एंड z। इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। वाइब्रेशनल तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहता है वो होता है 3n, इट इज अ फिक्स, ये 3n रहता ही है, 3 कोऑर्डिनेट्स है इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे लीनियर जो मॉलिक्यूल होगा,
लीनियर मतलब रेखीय, लीनियर मॉलिक्यूल जैसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर रहता है। अब ये समझ लो लीनियर मॉलिक्यूल है आपका। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये किसी एक कोऑर्डिनेट में फिक्स हो गया है, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गई, जब आप इसको घुमाओ तो घूमेगा तो नहीं, ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा आपका। अदरवाइज इसको आप टिल्ट करोगे तो वाई एक्सिस में वो रोटेट होगा। सो इसी वजह से ये जो रहता है ट्रांसलेशन स्पेक्ट्रा आपको 3 मिलते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसलेशन स्पेक्ट्रा में 3 मिलते हैं, बट जो रोटेशन स्पेक्ट्रा होते हैं वो हमें सिर्फ 2 ही मिलते हैं। एक जो कोऑर्डिनेट रहता है उसी कोऑर्डिनेट के ऊपर आपका मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा वहां पे रखा हुआ है, इट लाइज ऑन दैट कोऑर्डिनेट। सो 3 ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा एंड ये होगा आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो जब हम लीनियर मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3n माइनस, वी आर फाइंडिंग दी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, कितने में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेंगे, तो ये 3n माइनस 3 माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे 3n माइनस 5। ये आपका मॉलिक्यूल हुआ लीनियर मॉलिक्यूल। और ये खास वैल्यू याद रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं CO2, तो CO2 मॉलिक्यूल के अंदर n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर वो, तो यहाँ पे कितने एटम है 3, सो 3 इंटू 3 माइनस 5, तो हुआ 9 माइनस 5, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आपको 4 टोटल 4 टाइप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर। एग्जांपल था अपना CO2। अगर हम बात करें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, मतलब जो लीनियर नहीं है वो, अभी उनका कैसा भी शेप होना चाहिए, बेंट हो, टेट्राहेड्रन हो, वो सब, तो उनके लिए हमें वो तो सभी एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स पे फैला हुआ होगा, तो तब हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलेंगे 3, तो ये होगा 3 प्लस 3। तो आप जब इक्वेशन लिखोगे इस तरीके से तो हम लिखेंगे 3n माइनस 3 माइनस 3, तो ये होगा 3n माइनस 6। कौन से मॉलिक्यूल के लिए हुआ, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो इक्वेशन बना दैट इज 3n माइनस 6। और उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ SO2 मॉलिक्यूल। SO2 मॉलिक्यूल इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। तो SO2 मॉलिक्यूल के अंदर अगेन n तो वही रहेगा आपका नंबर ऑफ एटम्स, सो 3n माइनस 6, 3 into 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 मतलब 3। तो SO2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको टोटल 3 IR वाइब्रेशंस मिलेंगे। लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर हमने CO2 का एग्जांपल लिया, तो CO2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको टोटल 4 वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। ये थियोरेटिकली हमने किया है, ये इक्वेशन थियोरेटिकली हमने देखा। अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको IR एक्टिव वाइब्रेशन अगर मिलेंगे तो CO2 के अंदर 4 मिलेंगे और SO2 के अंदर 3 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको कोई वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। तो बाय दिस वे आपको वाइब्रेशंस, फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने मिलते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये था पूरा फंडामेंटल वाइब्रेशंस। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और थोड़ा हम इसको यहाँ पे समझाएंगे बहुत इजी वे में कि किसको वाइब्रेशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कितने टाइप के वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पे बस हम आपको वही डिस्कस करेंगे अभी, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। ये टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जो रहता है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं 1 by 1 हर एक टाइप समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो बेसिकली जो आपका मॉलिक्यूल रहता है उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स x y z एक्सिस के ऊपर से वाइब्रेशंस मिलते हैं, बट जो टाइप्स होते हैं उसके 2 ही है। कितने टाइप्स है, नंबर 1 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड नंबर 2 बेंडिंग वाइब्रेशन। ये समझ लो एक्सरसाइज है आपकी। आप सब लोग तो अभी लॉकडाउन पीरियड में थे, हम तो एक्सरसाइज तो कर ही की होगी आपने। स्ट्रेच होना मतलब क्या, अपने आप को खींचना, जितना हो सके उतना हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। और बेंड होना मतलब आप झुकते हो। तो मॉलिक्यूल में भी ऐसा रहता है, बिटवीन द बॉन्ड्स
बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। तो जो स्ट्रेचिंग होता है उसके अंदर विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मॉलिक्यूल, जो सेंटर में मॉलिक्यूल रहेगा, जैसे ये समझ लो ये अब मेरा पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो आपको सेंटर जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ से मैंने पकड़ लिया है। अब स्ट्रेच होना मतलब ये दो एटम है, दोनों के दोनों एटम या तो एक साइड स्ट्रेच होंगे या तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड स्ट्रेच होंगे। मतलब समझ लो अभी दो इंसान को मैं सेंट्रल मॉलिक्यूल हो चुका हूँ और मेरे दो हाथ है वो एटम हो चुके हैं। अब एक यहाँ से मुझे खींचेगा और एक यहाँ से खींचेगा। जो आप वो रोप दोड़ा खींच जो आता है अपना, उसको क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, रोप की जो कुछ नाम है, उसको दोनों साइड से खींचते हो। जीत जब विनिंग टीम कौन सी होती है, जहां से फोर्स आपको खींचने का पावर जो रहता है वो काफी ज्यादा होता है, तब वो जहां पे ज्यादा रहता है तो वहां पे खींच जाएंगे। बट अगर दोनों साइड से आपको सेम मिले तो खींचना, यहाँ से मैं पूरा का पूरा टूट जाऊंगा ना। तो जब दोनों ऑपोजिट साइड, ये देखो दोनों ऑपोजिट साइड खींच रहे हैं मुझे, तो तब मैं सिमेट्रिकली एक्सपांड हो जाऊंगा। अब ये ऐसा सोचो कि एक बाजू कोई बौना इंसान है जिसका वेट समझ लो 50 kg है लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे 100 kg वाला इंसान मुझे खींच रहा है, तो ऑब्वियस मैं कहाँ पे यहाँ पे सीधा मूव हो जाऊंगा। तो ये हुआ ए वन डायरेक्शन, सेंट्रल मॉलिक्यूल की सेम डायरेक्शन, या तो राइट या तो लेफ्ट, वहां पे मूवमेंट होनी, और या तो सेंट्रल मॉलिक्यूल्स के लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना। ये होता है स्ट्रेचिंग। फिर बेंडिंग वाइब्रेशंस आते हैं। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो ये मैं आपको समझा दूं बाद में, सबसे पहले हम ये स्ट्रेचिंग समझ लेते हैं। तो स्ट्रेचिंग के अंदर भी आपको दो टाइप्स आते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में दो टाइप्स आते हैं, जिसको नाम फर्स्ट नेम है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दूसरा टाइप है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो मतलब अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माय सेंट्रल मॉलिक्यूल ए। मैंने यहाँ पे दो सेंट्रल मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिए। अब ये दो एटम जुड़े हुए हैं, दिस इज बी। अब समझ गए ये चीज। अब देखो जब सेंट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैंने क्या बोला था, मैं सेंट्रल मॉलिक्यूल है ऑपोजिट साइड या तो सेम साइड विथ रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, या तो मैं दोनों मॉलिक्यूल की साइड पे फोर्स अप्लाई करवा रहा हूं, या तो दोनों मॉलिक्यूल से दूर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एटम जो है दोनों सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में विद सेम फोर्स दूर हो रहे हैं। तो ये होता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन। इस सिमेट्रिक वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा, सेंट्रल मॉलिक्यूल की किसी एक डायरेक्शन पे मूवमेंट होगी। मतलब वो या तो लेफ्ट साइड सीधा का सीधा बैंड स्ट्रेच हो रहा है, या तो राइट साइड सीधा बैंड स्ट्रेच होगा। तो इसलिए बोला कि यहाँ पे 550 kg वाला, यहाँ पे 100 kg वाला है, वो सब मुझे यहीं पे खींच रहे हैं, या तो यहाँ पे 100 kg वाला तो मैं पूरा का पूरा खींच गया उसके साथ। तो ये होता है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो वाइब्रेशन है वो है बेंडिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन का मतलब आपका जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन लीनियर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स ये वाइब्रेशन दिखाएंगे। बट लीनियर मॉलिक्यूल्स बेंडिंग वाइब्रेशन जनरली नहीं दिखाते, क्योंकि वो तो लीनियर है। तो बेंड कौन होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर बेंड हो गया है तो तब जाके बेंडिंग वाइब्रेशन होगा इसका। अगर स्ट्रेच है तो बेंडिंग होगा ही नहीं, सिमेट्रिक है तो बेंडिंग वाइब्रेशंस आपको नॉन लीनियर मॉलिक्यूल से दिखाएंगे। और उसमें भी अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट टाइप मतलब बेसिकली दो टाइप्स है, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और सेकंड आता है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन एंड इन प्लेन। इन प्लेन के अंदर फर्दर दो, तो नंबर 1 सीजरिंग एंड नंबर 2 रॉकिंग। यहाँ पे हमें रॉक नहीं करना है, म्यूजिक जो होता है रॉक म्यूजिक वो वाला नहीं है। सीजरिंग मतलब कैची आपने यूज की है, किस तरीके से काम करती है कैची, इस तरीके से काम करती है। तो ये देखो क्या मूवमेंट है ये। तो अगर इसको दिखाना हो तो ये आपके हाथ है, ये दो लेग्स हुए, तो स्ट्रेचिंग सीजरिंग मतलब क्या होगा,
इस डायरेक्शन में एक्सरसाइज करनी है अभी हमें। ये देखो हाथ की मूवमेंट कहाँ जा रही है, नजदीक आ रहे हैं सेंट्रल मॉलिक्यूल से, नजदीक आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं दूर जा रहे हैं। ये उधर सिमेट्रिक वे जो हमने स्ट्रेचिंग में समझा था। तो इन द सेम वे ये जो रहेगा आपका सेंट्रल मॉलिक्यूल है और यहां से आपके दो एटम है, दो एटम यहाँ पे है। अब वो दोनों एटम एक ही साइड पे जाएंगे, मतलब आपके हाथ दोनों यूं ला दो या तो दोनों हाथ दूर करो। तो ये होगी इस तरीके की एक्सरसाइज जो आप अब साइंटिफिक वे में बोलोगे, आप करोगे तो सीजरिंग कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आ रही है रॉकिंग। रॉकिंग के अंदर झूमते हैं जब कोई गाना अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, झूमते हैं। झूमते तो कैसे दिखाते हैं, ये से यूं हाथ हम करते हैं ना। तो ये देखो हाथ की मूवमेंट देखो, पहले ए एटम है दोनों, लेफ्ट साइड गए राइट साइड गए, दोनों सेम साइड। तो इन द सेम वे ये जो आपके एटम्स हुए ये या तो दोनों लेफ्ट साइड जा रहे हैं या तो दोनों राइट साइड मूव हो रहे हैं। तो जैसे आपने एसिमेट्रिक सिमेट्रिक के अंदर देखा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, इन द सेम वे सीजरिंग एंड रॉकिंग वाइब्रेशन था। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ प्लेन की। आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, एक प्लेन के आगे आना दूसरे प्लेन के पीछे जाना, एटम का जो मूवमेंट रहती है वो। तो इसमें भी दो टाइप्स आते हैं। नंबर 1 वैगिंग एंड नंबर 4 थर्ड नंबर इज वैगिंग, फोर्थ नंबर इज ट्विस्टिंग। सो वैगिंग का मतलब ये होना, अगेन इसमें भी हम एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेंगे किस तरीके से होगी। दोनों में आपके सेंट्रल एटम ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके एटम है दोनों, वैगिंग के अंदर दोनों के दोनों एटम या तो प्लेन के बाहर आएंगे या तो प्लेन से अंदर जाएंगे। जैसे प्लेन से बाहर आ रहे तो मैं प्लस साइन दिखा रहा हूं, और प्लेन के अंदर जाए मतलब अवे द प्लेन तो माइनस साइन दिखा रहा हूं। अब किस तरीके से समझेंगे इसको आगे एक्सरसाइज के फॉर्म में। हाथ ले लिया मैंने, ये रहा सेंट्रल एटम, ये मेरा हाथ है। अब ये जो हाथ है वैगिंग, दोनों आगे आएंगे पीछे जाएंगे। वैसे वो गार्डन में नहीं, जैसे वो अपने जो एजड लोग होते हैं वो हंसते हैं ना ऐसे यूं करे हा हा हा। तो ये हाथ आगे आए पीछे गए, सेंट्रल एटम आगे पीछे दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम वैगिंग। और जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो होता है एक आगे आता है दूसरा पीछे जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल जो है ट्विस्ट हो गया। मतलब ये हाथ सेंट्रल एटम आगे पीछे होना यूं, इस तरीके से जो जिम में ऐसे हम एक्सरसाइज करते हैं वैसे कि इस तरीके ये जो हुआ इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो इतना आपको मेंशन करना होता है आपके टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस के अंदर। और ये था आपका मेन जो क्वेश्चन रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट इज दे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो इस तरीके से पूरा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो मैंने अभी आपको समझाया एक्सरसाइज वाला नहीं लिखना है, हम वहां पे इस तरीके से लिखेंगे कि जो आपका जो सेंट्रल एटम से एटम जो रहता है वो या तो लेफ्ट साइड मूव होता है या तो राइट साइड मूव होता है, या तो टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम मूव होता है या तो फ्रॉम द सेंट्रल एटम अवे जाता है। तो स्ट्रेचिंग एसिमेट्रिक होता है इन प्लेन के अंदर जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ट्विस्टिंग हुआ, सॉरी सीजरिंग एंड रॉकिंग हुआ। एंड आउट ऑफ प्लेन के अंदर जब एक एटम दोनों एटम प्लेन के बाहर आ जाते हैं, दोनों एटम प्लेन के पीछे जाते हैं, तो वो होता है वैगिंग। और एटम जो होता है आगे पीछे होते रहते हैं, दोनों एक आगे आता है दूसरा पीछे जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्विस्टिंग। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था, और नेक्स्ट अब जो हो गया वो अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।